विहेर मंदिर के थाईलैंड और कंबोडिया में कारण युद्ध हो रहा है और ये मंदिर अपनी बेहतरीन वास्तुकला का नमूना है। इसे उत्कृष्ट नक्काशीदार पत्थरों से सजाया गया है और ये मंदिर कंबोडियाई नागरिकों के लिए धर्म और आस्था का केंद्र है। इस मंदिर पर अधिकार के लिए कंबोडिया दशकों पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया था और प्रेह विहेर मंदिर विवाद पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 15 जून 1962 में कंबोडिया के हक में अपना फैसला सुनाया था। दरअसल कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत की थी कि थाईलैंड ने प्रेह विहेर मंदिर के खंडहरों से घिरे उसके क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से मांग की कि वो इस मंदिर पर अधिकार का फैसला उसे दें और थाईलैंड को साल 1954 से वहां तैनात अपने सैनिकों को हटाने का आदेश दें। गहन जांच पड़ताल के बाद कोर्ट ने कहा था कि थाईलैंड को वहां तैनात अपनी सैन्य ताकत या फिर पुलिस टुकड़ियों को हटाना होगा। थाईलैंड का कहना है कि यह मंदिर उसका हिस्सा है। बस इसी बात को लेकर दोनों देशों में घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं और अब तक कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। सीमा पर F-16 जैसे लड़ाकू विमान तैनात हो चुके हैं। इस बीच इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से बात करके तत्काल युद्ध विराम का आग्रह किया। बता दें कि एक वक्त था जब थाईलैंड के थाक्सीन और कंबोडिया के हुन सेन की दोस्ती काफी मशहूर थी। माना जाता था कि दोनों देशों के बीच विवाद के बावजूद दोनों की दोस्ती की वजह से लड़ाई नहीं होगी, लेकिन यह मिथक अब टूट गया है। दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं, दोनों देश जंग में उलझ चुके हैं। कंबोडिया और थाईलैंड में युद्ध, शिव मंदिर के कारण दोनों क्रुद्ध। सीमा और मंदिर विवाद अनसुलझा, 33 सालों की दोस्ती के बाद गुत्थम गुत्था। दोनों के बीच हमला जोरदार, बम, गोले और मिसाइल से प्रहार। बमों के धमाके, गोले, मिसाइल के हमले आजकल दक्षिण पूर्व एशिया में खूब देखे जा रहे हैं। इस तरह दक्षिण पूर्व एशिया में एक बार फिर बारूद की गंध हवा में घुल गई है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रही हिंसक सीमा झड़पों में अब तक 16 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इस बीच कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए बिना किसी शर्त के तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। वहीं थाईलैंड ने सीमा से सटे अपने 8 जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमताम वेचियाचाई ने चेतावनी दी है कि हालात युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब झड़पें सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और झड़पें 12 इलाकों तक फैल चुकी हैं। इस बीच भारत ने संघर्ष के बीच कंबोडिया में अपने नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने एक पोस्ट में कहा कि कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर जारी संघर्ष को देखते हुए नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। 26 जुलाई को थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर जारी संघर्ष के बीच रॉयल थाई एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 F-16 और 2 ग्रिपेन फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया। इन विमानों ने कंबोडियाई क्षेत्रों फू माकुआ और प्रसाद तामुएनथोम में स्थित सैन्य ठिकानों और तोपखानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कंबोडिया ने थाईलैंड के गांवों और शहरों के रिहायशी इलाकों पर हमला कर दिया। इधर थाईलैंड ने कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया।
इन हमलों को देखकर लग रहा है कि दोनों देश पूरी तरह युद्ध में अपने आप को झोंक चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक BM-21 ग्रेड MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से थाईलैंड को निशाना बनाया गया। ड्रोन, टैंक, एयरक्राफ्ट और रॉकेट से एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। थाईलैंड रॉयल आर्मी FPV ड्रोन के जरिए M261 और M472 मॉर्टर शेल से कंबोडियाई सैनिकों को निशाना बना रही है। थाईलैंड कंबोडिया में शिव पर तांडव। थाईलैंड कंबोडिया में विवाद की जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। थाईलैंड कंबोडिया में यह लड़ाई पहली बार नहीं है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर लंबी सीमा दशकों से विवाद में रही है। 2011 में भी ऐसा ही टकराव हुआ था जिसमें 20 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस बार हिंसा सीधे गांवों और अस्पतालों तक पहुंच चुकी है। इससे पहले सन 2008 में हालात तब तनावपूर्ण हो गए थे जब कंबोडिया ने विवादित क्षेत्र में स्थित 11वीं सदी के मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रजिस्टर कराने की कोशिश की थी। थाईलैंड ने इसका तीखा विरोध किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं। पिछले 2 महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा संबंधी पाबंदियां लगाई हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड से फल, सब्जी जैसी चीजों के आयात पर रोक लगा दी, साथ ही बिजली और इंटरनेट सेवाएं लेना भी बंद कर दिया। भगवान शिव को समर्पित प्रिह विहर मंदिर लड़ाई के केंद्र में है। इसका निर्माण कार्य मुख्य रूप से 11वीं सदी में हुआ था। हालांकि इसकी जटिल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 9वीं सदी तक जाती है, जब यहाँ एक तपस्वी आश्रम की स्थापना की गई थी। यह मंदिर अपनी बेहतरीन वास्तुकला का नमूना है। इसे नक्काशीदार पत्थरों से सजाया गया है, जो काफी उत्कृष्ट माना जाता है। प्रेह विहर मंदिर विवाद पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 15 जून 1962 में अपना फैसला सुनाया था। कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इसकी शिकायत की थी कि थाईलैंड ने प्रेह विहर मंदिर के खंडहरों से घिरे उसके क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि यह स्थान कंबोडियाई नागरिकों के लिए धर्म और आस्था का केंद्र है। कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से मांग की थी कि वह इस मंदिर पर अधिकार का फैसला उसे दे और थाईलैंड को साल 1954 से वहां तैनात अपने सैनिकों को हटाने का आदेश दे। थाईलैंड ने कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर शुरुआती आपत्तियां दर्ज की, जिन्हें कोर्ट ने 26 मई 1961 को खारिज कर दिया। अब इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से तत्काल युद्ध को रोकने की अपील की है। अब देखना होगा कि आगे आखिर क्या होता है, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध की मुश्किलें लगातार सामने दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं, हमारे साथ श्रुति दास गुप्ता जी जुड़े हैं। आप दोनों ही विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अरविंद जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जो स्थितियां अरविंद जी इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्या अरविंद जी आपको ऐसा लग रहा है कि थाईलैंड ने बहुत पहले से निर्णय कर लिया था कि हम कंबोडिया के ऊपर हमला करेंगे? क्योंकि अगर बात की जाए 2008 से 11 को लेकर, उस वक्त भी सीमा विवाद देखने को मिला था। उस वक्त भी थाईलैंड ने अपनी सेनाओं को बॉर्डर पर तैनात किया था। अभिषेक जी, दरअसल डिप्लोमेसी में एक चीज होती है जी, जब आपका सर दर्द होता है तो आप बताया जाता है कि पेट में दर्द है जी। तो ये मूलतः मंदिर के बहाने से यह दरअसल क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई है और थाईलैंड ये बताना चाहता है कि दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया में किसका वर्चस्व चलेगा, तो वो केवल थाईलैंड ही हो सकता है, न कि कंबोडिया। तो ये दरअसल वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिन F-16 विमानों का थाईलैंड ने प्रयोग किया है, अगर हम उसके
कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें कि कंबोडिया के पास इस तरीके का कोई विमान है तो बेहद मुश्किल से मिलेगा। तो यह तो तय है कि दरअसल जो हवाई ताकत है उसमें थाईलैंड कंबोडिया से काफी आगे है। तो ये तमाम चीजें हैं जहां वर्चस्व की लड़ाई है और इसमें किसी रीजनल पावर्स की एंट्री होती है, खासकर चीन की, या भारत वहां पर किस प्रकार से अपनी चीजों को देखता है। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि गौर करने की है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मूलतः मेरी राय में यह दरअसल क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई से अधिक कुछ नहीं है। अभिषेक जी, श्रुति जी, दूसरी ओर अगर बात यहां पर की जाए इस पूरे विवाद को लेकर, थोड़ा पीछे जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला कंबोडिया के हक में सुनाया था, यह हर किसी को पता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये जो क्षेत्र है इस पर अधिकार कंबोडिया का है। लेकिन अब श्रुति जी, जिस तरीके से थाईलैंड हमले कर रहा है, ऐसे में क्या थाईलैंड को बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? क्या कुछ प्रतिबंध जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर जो फैसला था उस फैसले की अवमानना यहां पर की जा रही थाईलैंड के द्वारा। अगर हमें उस फैसले के बारे में बात करनी होगी अभिषेक जी, तो हमें उससे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा जी। क्योंकि जब 1904 के अंदर जब फ्रेंच जो उस समय इस एरिया को डोमिनेट किया करते थे, वहाँ की कॉलोनियल पावर थे, जब वो इस एरिया में थे, तब उन्होंने थाईलैंड के जो लोग थे उनके साथ एक ट्रीटी साइन करी थी, जिसके अंदर होना चाहिए था, जो अग्रीमेंट हुआ था वो था वाटरशेड एरिया को लेके, कि मतलब जिस तरफ पहाड़ के जिस तरफ जैसे हम जानते हैं बारिश पड़ती है और जिस तरफ नहीं पड़ती है, वाटरशेड एरिया को थाईलैंड को दिया गया था। इस हिसाब से ये जो प्रिय विहार जो है ये पड़ा था थाईलैंड के हिस्से में। पर जब 1904 के अंदर जब दफ्तर में बैठे हुए फ्रेंच ऑफिशियल्स ने वो रेखा खींची, तब प्रिय विहार उन्होंने कंबोडिया को दे दिया। तो ये अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत जानी मानी कॉलोनियल स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर वो ऐसी छोटी मोटी डिस्प्यूट लगा के तब जगह को छोड़ के जाते हैं, जिससे वहां के जो लोग हैं वो आपस में ये छोटी झड़पों में लगे रहें और अपने आप को आगे और बढ़ा ना सके, और इसका फायदा जो है दो बिल्ली की लड़ाई के बीच में ये मामा ले जाए। तो ये एक उस तरह की स्ट्रैटेजी भी एक है। पहले शुरुआत में जब ये शांत रहे तब थाईलैंड, तो वो उनकी एक गलती रही थी, लेकिन उसके बाद से जब उन्होंने 1930-1940 के दशक में इस चीज को लेकर शोर मचाना शुरू किया, जब 1950 के अंदर कंबोडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई फ्रेंच पावर्स से, तब उन्होंने बोला कि नहीं ये गलत है, क्योंकि मंदिर का जो मुख है वो जो है खुलने वाला मुख जो है वो थाईलैंड की तरफ है। तो मतलब जिस तरफ से है वो थाईलैंड के प्लेन्स की तरफ उसका मुख है, वो वहां पे उन लोगों की पूजा प्रार्थना की तरफ है। इस मंदिर की पीठ जो है वो कंबोडिया की तरफ पड़ती है। तो इस हिसाब से ये मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है ये थाईलैंड के हिस्से में पड़ना चाहिए, कंबोडिया के हिस्से में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कॉलोनियल पावर्स का हिस्सा जो है वो यूएन की तरफ से भी बोलता है और आईसीजे में भी बोलता है, इसीलिए जब 1962 की हम बात कर रहे हैं तब उन्होंने आईसीजे ने इसको कंबोडिया को दे दिया। तो अवमानना अब कहां से शुरू हुई, ये तो बहुत पीछे जाते जाएंगे तो पता चलेगा। इन सब की जो है इसके अंदर पीछे बहुत सारी शक्तियों के हाथ हैं, इनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, और इसके चलते अगर आप अवमानना की बात कर रहे हैं तो ये ग्रे जोन माना गया है, इधर कोई नहीं आना चाहिए, इसको नॉन मिलिट्री जोन, नो मैन जोन के हिसाब से माना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग कंबोडिया के नेशनल एंथम गाते हुए गए, फिर कंबोडिया के वहां पे ड्रोन्स भी वहां पे घूम रहे थे। तो इस तरह से एक तरह से उनको प्रोवोक किया गया, उनको उस्काया गया कि आइए जरा जंग लड़े। जी अरविंद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ये हमले दोनों देशों के बीच देखने को मिल रहे हैं, दोनों देश आमने सामने आ गए हैं, क्या आपको लगता है कि युद्ध लंबा चलने वाला है? अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में दरअसल जो कंबोडिया के प्रतिनिधि जी, उन्होंने जरूर युद्ध विराम की इच्छा जताई है, और ऐसी इच्छा दरअसल थाईलैंड की तरफ से भी है। पर उन्होंने कहा कि थाईलैंड वालों ने ये कहा है कि दरअसल युद्ध विराम के लिए आपको बातचीत के टेबल पर तो आना होगा। अगर आप बातचीत के टेबल पर नहीं आते तो युद्ध विराम कैसे होगा? कंबोडिया जरूर चाहेगा कि ये युद्ध जल्दी रुके, क्योंकि जहां तक हवाई ताकत की बात है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि उसमें थाईलैंड थोड़ा सा कंबोडिया के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है जी। अब जहां तक ये ताकत तभी तक रहती है जहां तक रीजनल पावर्स इसमें नहीं आते हैं। इसमें पहला जिसका हम नाम लेते हैं वो चीन है। हम देखते हैं कि अगर चीन का, क्योंकि दोनों ही देशों से बेहतर संबंध हैं और चीन हो सकता है कि कंबोडिया का पक्ष ले, पर ऐसी स्थिति में अगर भारत की तरफ देखें तो भारत का हमेशा से लुकेस पॉलिसी रही है और
थाईलैंड और भारत के काफी नजदीकी संबंध रहे हैं, भारत के दोनों ही देशों से अच्छे संबंध रहे, पर अगर पक्ष ग्रहण करने की बात आएगी तो भारत को एक खास सर्टेन पक्ष लेना चाहिए अगर वह अपने क्षेत्रीय हितों को देखता है तो। और ये जो वाजपेयी जी के समय में, जो प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब के समय में ये जो पूर्व की और देखो जो नीति थी उसी का एक्सटेंशन इसे माना चाहिए, क्योंकि चीन अगर श्रीलंका में हम्बन टोटा तक अगर आ सकता है तो पहले भी ये जिस शिव मंदिर की हम बात कर रहे हैं, प्री विहार शिव मंदिर के, उसकी जो देख रेख का काम था वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कर रहा था, पर भारत ने कोई बहुत ज्यादा वहां पे निवेश नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इस निवेश को बढ़ाने की भी जरूरत है, और उस पूरे में काफी जो भारतीय उपस्थिति है अगर वो बढ़ती है तो दोनों देशों के हित की भी बात है, और अगर भारत वहां उपस्थित होता है तो शायद लड़ाई की संभावनाएं भी कम होगी। भारत का इतिहास भी रहा है, कोरिया में भी, उत्तर कोरिया जब दक्षिण कोरिया जब 62 पैरेलल को लेकर जब झगड़ा कर रहे थे तो भारतीय सेनाएं वहां गई थी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है अगर हम पूर्व की और देखो नीति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभिषेक जी। श्रुति जी, दूसरी ओर कंबोडिया थाईलैंड विवाद में एशियन की क्षेत्रीय एकता पर कितना असर पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? ये एशियन के नेशंस पहले भी नाकाम रहे थे। 2008 से लेकर जो 2013 तक की इनकी जो लड़ाई चलती रही उसके अंदर भी ये लोग काफी अपनी तरफ से काफी असहाय पाए गए। फाइनली इनको बाद में वेस्ट के नेशंस ने ही आके इस मामला को दफनाया गया था और इसको सुलझाया गया था। अब अगर इस समय में भी देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ही आके बोल रहे हैं कि भाई या तो ट्रेड होगी या वॉर होगी, तो वो वैसे ही अपना ट्रेड और टैरिफ और ये सब लेकर बात कर रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि एशियन नेशंस आपस में ये लड़ाई नहीं निपटा पा रहे हैं, जबकि वैसे मलेशिया के अंदर आज ये दोनों नेशंस बैठ के बात करने की ये न्यूज आ रही है कि ये दोनों नेशंस बैठ के इसके बारे में, पीस के बारे में बात करेंगे। बट लड़ाई तो इनकी हमेशा से है, ये 100 साल पुरानी लड़ाई है, ये आज की नहीं है। ये सिर्फ अब नए आधुनिक तरीके से चल रही है, और इसका बेस मुद्दा यही है कि जो ये जैसे आपके दूसरे पैनलिस्ट जी ने भी कहा कि ये क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई है, जो जीत गया वही सिकंदर। और इसके अंदर जो सेकंड एंगल आता है, कंबोडिया को सपोर्ट है चाइना की तरफ से और थाईलैंड को सपोर्ट है यूएस की तरफ से। एक कोई कनाल बनने की बात हो रही थी जो थाईलैंड नहीं बनने देना चाहता है, और इसके चलते इस हो सकता है कि इसके अंदर एक जियोपॉलिटिकल भी एंगल आ रहा हो। ठीक है अरविंद जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर प्रिय विहार के इस पूरे विवाद को लेकर की जाए, इस विवाद के बीच एशियन में चीन या फिर अमेरिका का प्रभाव कितना आपको बढ़ता हुआ नजर आया? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी श्रुति जी ने भी जिक्र किया कि यूएन का सपोर्ट जो थाईलैंड को मिल रहा है, चीन का सपोर्ट जो है वो कंबोडिया को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि बैकएंड से थाईलैंड को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि कंबोडिया को चीन का सपोर्ट मिला है। अभिषेक जी, मैं मेरी जो को पैनलिस्ट श्रुति जी हैं जी, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि उनसे पूरी तरह से सहमत नहीं होते हुए, उनसे आंशिक तौर पे पार्शली सहमत होते हुए एक बात तो माननी पड़ेगी कि दरअसल अमेरिका क्यों नहीं सपोर्ट करेगा। F-16 विमान है, वहां से यूरोप और जो पूरा अमेरिका है वो हथियारों का बहुत बड़ा बाजार है जी, और टेक्नोलॉजी के नाम पर बहुत काफी लंबे सालों से लूट चलती आ रही है। मतलब अगर कोई विमान आपको 500 करोड़ की अगर विमान संबंधी कोई डील होती है तो उसकी जो लागत है उससे कहीं ज्यादा दरअसल तकनीकी के नाम पर यह देश हमसे लेते रहे, भारत से भी लेते रहे। भारत और पाकिस्तान को लंबे समय तक आपस में लड़ाए रखा है, और ऐसा ही मामला कुछ यहाँ पर भी है। जैसा कि जो फ्रांस का जो कॉलोनियल मैप है उसमें इस मंदिर को दरअसल कंबोडिया का हिस्सा बताया है, और हम जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, वो उन्हीं सब चीजों को आधार मानकर अगर कोई फैसला करता है और यह थाईलैंड की जो वाजिब जो चिंता है इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तो वाकई इस तरीके के विवाद को ध्यान देना वाकई है। ठीक ऐसा ही विवाद, हालांकि यह समझदारी है भारत सरकार की कि भारत ने इस पे अभी तक कोई खास वो नहीं लिया है, पर जो खासकर जो शारदा पीठ है, जो भारत और पाकिस्तान की जो कश्मीर में जो सीमा बन रही है, और जो पाकिस्तान की तरफ है एक मंदिर है जो कि वहां पर है, पर ऐसा ही अगर भारत और पाकिस्तान अगर इन सब मसलों पे झगड़ना चाहें
तो झगड़ सकते हैं, पर भारत की हमेशा से ये नीति रही है कि युद्ध को जितना दूर रखें उतना ही अच्छा है। बिल्कुल। तो यह कुछ कुछ ऐसा ही है। ये दरअसल टूरिज्म वगैरह इन सब चीजों को और वर्चस्व को लेकर भी ये तमाम चीजें हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपस में समझौता नहीं हो सकता है। जी। आसियान इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जहां आर्थिक मामलों को लेकर काफी तमाम देश एक साथ जुटे थे, और ऐसी ही तमाम कोशिशें मुझे लगता है कि भविष्य में भी हो तो ठीक है। ज्यादा अरविंद, जिस तरीके से आपने जिक्र किया समझौतों को लेकर, श्रुति जी मैं इसी के साथ आपके पास आऊंगा, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं, जहां एक और ये भी बातें चल रही हैं कि मलेशिया में दोनों देशों के बीच जो है वार्ता होने वाली है शांति को लेकर। श्रुति जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी बातचीत को? क्या आपको लगता है कि इस बातचीत का कुछ असर जो है वो बॉर्डर पर देखने को मिलेगा? जो तथाकथित युद्ध कहा जा रहा है उस पर इसका असर पड़ता नजर आएगा? इस बातचीत का असर तो यही होना चाहिए कि वहां पे जो जहां तक मुझे अभी पता है कि इस वक्त जब वो बैठेंगे तो वहां पे ये फायरिंग होना बंद हो जाएगी। होपफुली आपके जो थाईलैंड के जो सोल्जर्स है वो विड्रॉ कर जाएंगे एंड फिर से वो नो मैन ग्रे जोन एक बन जाएगा जहां पे कोई ना आए ना जाए। पर ये जरूर एक दुख की बात है, सबके बीच में एक हिंदू टेम्पल है जिसके ऊपर बम गिरते हैं, जिसको यूज किया जाता है, जिसमें ट्रेंचेस बनाई जाती हैं, तो ये एक तरह से उस टेम्पल की मान्यता का खंडन करता है और इसको एक बचाने की एक कोशिश होनी चाहिए। तो ये आई होप, मेरी तरफ से एक उम्मीद रहेगी कि ये दोनों देश एटलीस्ट ये तो मान ले कि इस टेम्पल को जितना रूइंस हो रहा है, कल को ये टेम्पल रहेगा भी नहीं, ये प्रिय विहार ही खत्म हो जाएगा इन लोगों की आपस की लड़ाई के अंदर। और यहाँ एक नहीं, यहाँ 2 टेम्पल है, आई थिंक एक चर्च भी है पुराना, तो इसकी एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे एक बहुत बड़ा, जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिसको रिस्टोर करना चाहिए। और जैसे को पैनलिस्ट जी ने कहा कि वहां पे अपना ASI ही काम करता था, पर हमने उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। खैर ASI का हाथ शायद थोड़े बंधे हो सकते हैं क्योंकि वो दूसरे देश में और वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में इसके मेंटेनेंस कर रहा हो, लेकिन उम्मीद है कि एक तो वो ग्रे जोन बने और इस टेम्पल की मान्यता वापस आए। बिल्कुल बिल्कुल। श्रुति जी, अरविंद जी, अब जाहिर तौर पर देखना यह होगा कि जो बातचीत होनी है, जब बातचीत के टेबल पर दोनों देश बैठेंगे तो क्या फैसला निकलकर सामने आता है, युद्ध होता है या शांति आती है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।